गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। देखिए, तो सबसे पहले सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी दशहरा सभी को। और इन्जॉय तो कर ही रहे होंगे सब लोग, दुर्गा पूजा जाकर देख ही रहे होंगे। मेला भी कुछ लोगों के यहाँ होगा, मेला देखेंगे जाकर। ठीक है, अभी शाम को। तो आज देखिए, आज हम लोग का जो ये चैप्टर है, ये पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 8वें लेक्चर में जो अध्याय 10 है, तरलों के यांत्रिक गुण, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग तरल पढ़े थे कि द्रव और गैस को जिसमें बहने का गुण होता है उसे तरल तरल कहते हैं। तरल में श्यानता पढ़े थे, श्यानता गुणांक पढ़े थे, बर्नौली का प्रमेय, टर्सौली का सब पढ़े थे। ठीक है, तो आज का देखिए जो हमारा है टॉपिक, आज हमको देखना है। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे, न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे। और देखिए, आज आपको कुछ अलग तरीके से, ठीक है, कुछ अलग तरीके से आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघु उत्तरी वो बताएंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसी प्रकार के जैसे होते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक अलग तरीका बताएं कि हम आपको फिल करने के लिए भी बताएंगे। ठीक है, जो ब्लैंक होता है, खाली स्थान को पूरा करिए, वो उस प्रकार के भी क्वेश्चन बताएंगे। वो आपको दो तरीके से काम देंगे, बहुविकल्पी में भी देंगे, अगर भरने के लिए आएगा फिलिंग द ब्लैंक उसके लिए भी देंगे, और उसके साथ साथ यदि आपको वो 1 नंबर वाले में आएंगे तब भी वो क्वेश्चन काम देंगे। ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, सभी लोग एक बार, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, सभी लोग एक बार क्या करिए भाई, लाइक कर दीजिए। और लाइक तो कर ही दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए भाई, शेयर अपने फ्रेंड को जो नहीं जानते हैं, ठीक है, जो नहीं आ पाए, उनका ध्यान नहीं है, पता नहीं है, उनको भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला हम ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, पहला पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है भाई, देखिए न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। दाब का मात्रक क्या है भाई, दाब का मात्रक देखिए, तो हम पढ़े, देखिए दाब जो होता है, देखिए हम पढ़े हैं, जो दाब देखिए रहता है हमारा, दाब देखिए P इज इक्वल क्या होता है, P इज इक्वल देखिए होता है भाई F बटे ए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, सबको क्लियर है भाई। अगला चलें, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, देखिए किसी धारा रेखा के अनुदिश किसी तरल कण का वेग नियत रहता है। किसी दी गई स्थिति से गुजरने वाले सभी कण तरल कण का वेग नियत रहता है। किसी दिए गए क्षण पर सभी तरल के कण का वेग नियत होता है, या किसी तरल के कण की चाल नियत होती है। क्या इसमें से नियत होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा भाई। किसी दी गई स्थिति से, कोई स्थिति दे देता है तो उससे जितने कण गुजरेंगे उनका वेग क्या होगा, नियत होगा। मतलब एक स्थान से जितने भी कण गुजरेंगे तरल के, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, उनका वेग क्या होगा, नियत होता है। अगर कोई स्थिति दे दी जाए, ये नहीं कि यहाँ हो वेग तो वही दूसरी जगह, वही तीसरी जगह, अगर उस स्थान से, उस होल से, जैसे एक पाइप है तो उसके एक छिद्र से जितने भी कण बाहर निकलेंगे सबका वेग क्या होगा, एक नियत होगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब वह लेटा हो, बैठा हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो। क्या होगा बताइए भाई, इसमें से क्या होगा। देखिए दाब जो होता है, देखिए P इज इक्वल क्या होता है, यफ बटे क्या हो, यफ के बटे ए होता है। मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब क्षेत्रफल का मान कम होगा, जब क्षेत्रफल का मान घटेगा तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब देखिए क्षेत्रफल कम होगा, कम होगा तो दाब
बढ़ेगा, दाब क्या होगा भाई, बढ़ेगा। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। अब देखिए लेटा रहेगा, कोई लेट जाएगा तो पूरा उसका बॉडी पूरा क्या होगा, फर्श पे रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब तो कम हो जाएगा। बैठा होगा तब भी उससे इससे कम होगा लेकिन होगा। एक पैर पर खड़ा होगा, दोनों पैर पे, दोनों पैर पे खड़ा रहेगा तो उसके दोनों पैर की जो तरली उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा अधिक रहेगा। अब एक पैर पे रहेगा तो क्षेत्रफल सबसे कम होगा। सबसे कम क्षेत्रफल कब होगा, जब वो एक पैर पे खड़ा होगा। तो जब सबसे कम क्षेत्रफल रहेगा तो यहीं पे दाब क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यहाँ पर दाब क्या होगा भाई, सबसे अधिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यदि क्षेत्रफल एक चौथाई हो जाए तो दाब कितना होगा। क्षेत्रफल एक चौथाई हो जाए तो दाब कितना होगा, जल्दी बताइए भाई। क्षेत्रफल एक चौथाई हो जाए तो दाब कितना होगा। देखिए अभी हम पढ़े थे दाब P प्रोपोर्शनल टू 1/A है, तो मतलब P1 अपान P2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए आपका भाई A2 अपान A1 आ जाएगा। तो देखिए P1 अपान P2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए भाई A2 का मान देखिए A1 के बट्टे कितना आ जाएगा, 4/A1, A1 से A1 कट गया। P1 अपान P2 बराबर क्या हो गया, 1/4। तो यहाँ से देखिए P2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4P1। कितना आ जाएगा भाई, 4P1। मतलब पहले जो दाब था दूसरा दाब उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना। सिंपल सी बात है। ऐसे भी देखिए सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, घटेगा। और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ एक चौथाई हो रहा है, मतलब चौथाई मतलब कम हो रहा है, तो दाब तो बढ़ेगा। दोगुना होगा नहीं, चौथाई, चौथाई रह जाएगा तो चौथाई का मतलब कम हो गया, वही रहेगा, ये भी नहीं परिवर्तित होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। जितना गुना वो कम होगा वो उतना गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। इस परिघटना का कारण क्या है। लोहे की एक देखिए सुई है और वो क्या है, पानी के सतह पर तैरती है, ठीक है। तो इस परिघटना का कारण क्या है, द्रव का उत्प्लावन बल, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण। इसका कारण क्या होगा। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, श्यानता होता है। श्यानता, जो द्रव की श्यानता होती है, ठीक है, द्रव की श्यानता उस सुई के द्रव्यमान उसके घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो जब अधिक रहेगा तो अंदर जाएगी नहीं। इसका सुई का श्यानता मतलब घनत्व बहुत कम है तो उसकी श्यानता की अपेक्षा बहुत कम है, तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अगला देखिए, द्रव दाब निर्भर करता है केवल द्रव की गहराई पर, केवल द्रव के घनत्व पर, ठीक है, और केवल गुरुत्वाकर्षण पर। देखिए हम दाब क्या पढ़े हैं भाई, दाब P बराबर देखिए पढ़े हम, क्या पढ़े हैं, H रो G। ये क्या है, गहराई है, ये क्या है, घनत्व है, और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो तीनों पर देखिए करता है निर्भर। किस पर करेगा भाई, गहराई पर भी करेगा, घनत्व पर भी, गुरुत्वाकर्षण, तीनों पर निर्भर करता है। तीनों पे कर सकता है निर्भर, ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्याएं दो संबंधी एक के अनुपात में है, उनके भीतर अधिक के दाब का अनुपात होगा। अधिक के दाब का अनुपात क्या होगा भाई, दाब का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी हम पढ़े थे P बराबर क्या होगा, 1/P प्रोपोर्शनल टू 1/A। P1 अपान P2 बराबर क्या हो जाएगा, A2/A1। A2 का देखिए मान क्या रहेगा, देखिए πr2 का स्क्वायर बटे πr1 का स्क्वायर। तो πr2 का मतलब कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो अधिक के दाब, तो देखिए इसका जो होता है अधिक के दाब में देखिए ये स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा भाई, ये उल्टा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, तो जब P
1 प्रोपोर्शनल टी 1/, क्या हो जाएगा A1, और P2 प्रोपोर्शनल टी 1/A2 आ जाएगा। ये उल्टा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 में आ जाएगा। कितना, 1/2। क्योंकि देखिए यहाँ A1 है तो A2 जाएगा ऊपर, मतलब 2 वाला ये 1 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक से गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है, तूफान का, वर्षा का, स्वच्छ मौसम का, या शीतलहर का। क्या करेगा भाई, प्रदर्शित इससे क्या व्यक्त होता है ये बताना है, तूफान आने का। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब क्या हो, वायुमंडल का दाब जो हो, प्रेशर हो, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि तूफान आने वाला है। जल की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों से संप्रेषित किया जाता है, स्प्रे किया गया है। छोटी बूंद के भीतर दाब अधिक के बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा, बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना दाब होगा ये बताना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना अधिक दाब होगा। अगला देखिए, बर्नौली प्रमेय आधारित है संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पे भाई, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वेग कम अधिक हो सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा क्या होती है, बराबर। जैसे 2 पाइप है, देखिए हम लोग पढ़े थे, यहाँ का देखिए वेग क्या होगा V1 और यहाँ का V2, लेकिन इनका जो 1/2 mv1² होता है, 1/2 mv2² बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। तो ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम पढ़े हैं बर्नौली के प्रमेय में। तो ये देखिए, ये हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जैसा कि आपको बताया कि आज का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका जो तरीका है बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इसमें आपको अलग तरीके से समझाएंगे कुछ, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक के टाइप के या छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से समझाएंगे कि आप उसको एग्जाम में चाहे जैसे जिस तरीके से पूछे आप उसको लिख सकें। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग जुड़े हैं अभी, लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले भाई, शेयर तो जरूर कर दे। ठीक है, शेयर करिए, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए भाई, अब हमारा देखिए सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होने वाला है, पहला देखिए क्या है, पहले में देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन सा, देखिए A, B और C। पहला क्या है, देखिए, स्पष्ट कीजिए क्यों मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैर पर रक्तचाप अधिक होता है, क्यों मस्तिष्क की अपेक्षा उसके पैर पर रक्तचाप अधिक होता है, क्यों। ठीक है, तो पहला देखिए, रक्तचाप मतलब होता है दाब, इसका मतलब क्या होगा, दाब अधिक क्यों होता है ये। तो इसका देखिए जब हम आंसर लिखेंगे भाई, उत्तर देखिए जब हम इसका नोट करेंगे, ठीक है, तो उत्तर में देखिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए मानव के पैर में रक्त स्तंभ स्तंभ की ऊंचाई अधिक होती है, अधिक होती है, इसलिए दाब भी अधिक होता है, या रक्तचाप लिख सकते हैं, अधिक होता है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क में जो है, मस्तिष्क सबसे ऊपर है, यहाँ रक्त सबसे ऊपर रहेगा, यहाँ पर दाब कम लगेगा। अब पैर के नीचे जाएंगे तो यहाँ से इतना गहराई जाएंगे, फिर इतना, जैसे जैसे गहराई जाते जाएंगे उस पर स्तंभ की ऊंचाई बढ़ती जाएंगी। और हम पढ़े P प्रोपोर्शनलिटी H रो G, मतलब H, देखिए P प्रोपोर्शनलिटी H, जितना ज़्यादा क्या होगा, गहराई नीचे जाएगा, अंदर जाएगा, उतना ज़्यादा दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। तो मस्तिष्क पर दाब सबसे कम है क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, इसमें स्तंभ नहीं होते। जब हार्ट पे आएंगे तो क्या होगा, इतना ऊंचाई बढ़ गया तो दाब और बढ़ जाएगा, ऊंचाई और बढ़ गया, नीचे जाएंगे और तो पैर के पास सबसे अधिक ऊंचाई होती है, इसलिए वहाँ का दाब क्या होगा, सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 किमी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब
समुद्र स्तंभ पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किमी से भी अधिक ऊंचाई तक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा? देखिए, देखिए ये कह रहा है कि जो दाब है वो 100 किलोमीटर ऊंचाई तक भी मानक होता है। समुद्र तल से यह 100 किलोमीटर तक क्या होता है? ऊंचाई तक बराबर होता है। फिर भी 6 किलोमीटर जाने पर आधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा देखिए इसलिए रहेगा कि गुरुत्वीय दाब, ठीक है, गुरुत्वीय दाब के कारण, ठीक है, गुरुत्वीय दाब के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये हम लिखेंगे गुरुत्वीय दाब के कारण क्या होता है? 6 किमी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? लगभग आधा हो जाता है। देखिए जब ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है क्या? दाब अभी पड़े, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी और घनत्व पर भी। तो ऊंचाई पे जाएंगे 6 किमी तो क्या होगा? उसका जो दाब है वो घटेगा, क्योंकि उसका क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। तो लिख देंगे गुरुत्वीय दाब के कारण ऊंचाई पर 6 किमी ऊंचाई पर दाब क्या होता है? दाब आधा होता है, आधा हो जाता है। क्लियर है? अब तीसरा देखिए, सी नंबर देखिए क्या है। यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। दाब क्या है? हम पढ़ें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तथापि द्रव स्थैतिक दाब एक अदिश राशि है। तब भी यह एक अदिश राशि है, ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा ही इसलिए होता है, देखिए पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखिए क्या रहेगा? पास्कल के नियम के अनुसार। किसके नियम? देखिए पास्कल के नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार दाब, किसी बिंदु पर दाब, किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। अर्थात, या अतः लिख सकते हैं, अर्थात दाब में कोई दिशा निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। इसलिए यह क्या है? अदिश राशि है। अतः यह क्या है? अदिश राशि है। क्या होगी भाई? अदिश राशि। अतः यह क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है? चलिए, तो ये देखिए तीन हो गए क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कि पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक होता है, जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है भाई? देखिए, तो जो पारे के अणु के बीच जो संसंजन बल है, संसंजन बल, वो पारे और कांच के बीच बीच जो संसंजन बल होता है उससे अधिक होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? अधिक कोण बनता है। तो देखिए हम इसका जब आंसर लिखेंगे, उत्तर, उत्तर, तो हम देखिए पहले में क्या लिखेंगे? देखिए पारे के अणु के बीच संसंजन बल, संसंजन बल पारे व
कांच, पारे व कांच के संसंजन बल से अधिक होता है, अधिक होता है, इसलिए स्पर्श कोण, स्पर्श कोण, स्पर्श कोण क्या होगा भाई? अधिक कोण होगा। अधिक कोण होगा, ठीक है। परंतु परंतु देखिए दूसरा क्या दिया, देखिए जल, जल के बीच, जल के अणु के बीच संसंजन बल, संसंजन बल जल व कांच के संसंजन बल से कम होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होंगे? स्पर्श कोण न्यून कोण होंगे। क्लियर है? देखिए पारे के जो कण होते हैं उनका संसंजन बल अधिक होता है, इसलिए उसमें अधिक कोण बनता है, और जल के अणु के बीच जो होता है संसंजन बल क्या होता है? कम होता है। दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन है, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलाने का प्रयास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये भी देखिए उसी कारण है, संसंजन बल के कारण है। ये भी किसके कारण है? संसंजन बल के कारण है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए यही नियम लागू होगा जब हम इसका लिखेंगे उत्तर, ठीक है, बी का, तो ये भी क्या आ जाएगा? देखिए ए का उत्तर, ए का ही उत्तर इसमें भी आएगा। क्यों आएगा? देखिए संसंजन बल अधिक रहेगा। देखिए पारे के अणु के बीच संसंजन बल अधिक होता है तो वो सिकुड़ेगा, बल अधिक लगेगा, वो आपस में आएगा, एक जगह मिलकर के बूंद बना लेगा। और जल में क्या होता है? संसंजन बल कम होता है तो वो क्या होगा? फैल जाएगा उस पर। क्लियर है? अगला देखिए, तीसरा देखिए क्या है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए भाई देखिए, तो इसका देखिए कह रहा है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए इसलिए नहीं करता कि जब रबर को खींचते हैं, जब हम रबर को आपस में क्या करेंगे? खींचेंगे, फैलाएंगे, तो रबर के फैलाने पर क्या होता है? देखिए उसका तनाव बढ़ जाता है, परंतु देखिए देखिए रबर, देखिए रबर को खींचने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, परंतु क्षेत्रफल के बढ़ने पर तनाव स्थिर रहता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह क्या होता है? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर क्या करेगा? नहीं करेगा भाई, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, जल में घुले अपमार्जक के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जब जल में कोई अपमार्जक घुल जाता है, अपमार्जक घुल जाएगा, जैसे पाउडर होता है सोडा, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे कि स्पर्श कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लिखेंगे
जल में अपमार्जक घुलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे स्पर्श कोण कम हो जाएगा, कम होता है। स्पर्श कोण क्या होगा भाई? कम होता है। ठीक है, तो देखिए यही ना, स्पर्श कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, ठीक है, स्पर्श कोण देखिए भाई यहां भी है। चलिए अगला देखिए क्या है, लास्ट देखिए इसका जो क्वेश्चन है ई नंबर दूसरे का, ई नंबर वो देखिए क्या है कि यदि किसी बाएं बल का प्रभाव न हो तो द्रव की बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है। तो देखिए इसमें देखिए क्या रहेगा, देखिए बाएं बल की अनुपस्थिति में देखिए ई नंबर देखिए क्या रहेगा, बाएं बल की अनुपस्थिति में पृष्ठ तनाव नियत रहता है, अतः द्रव की आकृति सदैव गोलाकार होगी। गोलाकार होती है। द्रव के अणु की आकृति, ठीक है, क्या होती है? गोलाकार होती है। तो ये तो देखिए हमारा 5 इसमें क्वेश्चन था, हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अलग तरीके का है। ठीक है, ये अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ये आपको फिल इन द ब्लैंक है, आपको फिल करना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए फिल करना क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए इसमें देखिए पहला जो है आपको फिल करना है, चलिए भाई पहला देखिए क्या है, ए नंबर देखिए, व्यापक रूप में द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ने पर क्या होगा? द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ने पर देखिए व्यापक रूप से हम जानते हैं पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, तो देखिए दाब क्या होगा? बढ़ेगा कि बढ़ता है? ताप बढ़ेगा। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई? घटता है। क्या होता है? घटता है, घटता है। व्यापक रूप से क्या होगा? घटता है। ठीक है, अगला देखिए, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? श्यानता जो होती है ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी? ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी भाई? देखिए गैसों की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, और द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे बढ़ती है, और यहां पर क्या लिखेंगे? घटती है। बढ़ती है और घटती है। दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि द्रवों के लिए क्या होता है? देखिए किसके किसके होगा, देखिए यहां पर देखिए ये पहला जो आ जाएगा ये अपरूपण विकृति आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? देखिए ये देखिए आ जाएगा अपरूपण
विकृति, ठीक है। और ये देखिए ये जो भाग है दूसरा आ जाएगा, ये देखिए यहां पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरूपण विकृति दर, ठीक है। डी नंबर क्या है, किसी तरल के अपरिवर्तित प्रवाह में आए किसी संकीर्ण पर प्रवाह की चाल में वृद्धि में क्या कहते हैं, सनहती का संरक्षण या बर्नौली का सिद्धांत का अनुसरण किसका करेगा भाई, वो देखिए सनहती का संरक्षण इस पर करेगा निर्भर, ठीक है, सनहती के संरक्षण पर करेगा। किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ की चाल के क्रांतिक चाल की तुलना में अधिक होगी कि कम होगी, तो क्या होगी भाई, देखिए अधिक होती है, क्या होगी यहाँ पे, अधिक होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या था, ये हमारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अधिक, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल कराएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसी प्रकार से। तो सभी लोग चैनल से बने रहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर दे, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, ताकि जो लोग अभी नहीं जानते नहीं देखें वो भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय गुड नाइट, और इन्जॉय करिए दशहरे की छुट्टी को। फिर हम लोग मिलते हैं कल।